क्या उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बाद बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे बॉबी पवार और उनका उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले निकाय चुनावों और अब पंचायत चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारने वाले इस तीसरे मोर्चे ने अब बाकी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की जमीन हिलानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के कई प्रत्याशी इस समय पंचायतों के चुनावी समर में हैं, जिनमें कई जगह पर उनकी मजबूत दावेदारी देखी जा रही है और समीकरण ऐसे भी बन रहे हैं कि प्रदेश को अस्तित्व में लाने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी कहीं ना कहीं अपना कंधा युवाओं से बने मोर्चा के साथ लगाए दिखाई दे रही है। इस वीडियो में आज हम उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरे दल की संभावनाओं के बीच बॉबी पवार और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को लेकर सभी तथ्यों, उदाहरण, घटनाओं और आंकड़ों सहित मूल्यांकन करेंगे। साथ ही उनकी कमजोरियों को भी आपके सम्मुख रखेंगे। इससे पहले कि हम यह वीडियो शुरू करें, एक जरूरी सूचना आप सभी दर्शकों के लिए भी। उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक ऐसा किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने नहीं किया कि कोई एक अपील जारी की हो कि किसी भी जुलूस में अगर निकलें तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनकर ही किसी भी जुलूस में शामिल हो। ये पहल की है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा और टीम बॉबी पवार ने। उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति अब तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इन दो दलों ने बीते 2 दशकों में सत्ता को बारी बारी से संभाला है, लेकिन जनता के भीतर अब एक धीमा आक्रोश और असंतोष साफ दिखाई देने लगा है। विकास के वादों, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों पर नाकामी ने राज्य की राजनीति में एक वैकल्पिक ताकत के लिए जगह बनानी शुरू कर दी है। अभी हाल ही में हुए निकाय चुनावों ने एक खास संदेश दिया है, जो ये इशारा कर रहा है कि जनता अब विकल्प चाहती है। कई स्थानों पर निर्दलीय और गैर पारंपरिक प्रत्याशियों की जीत मुख्यधारा की राजनीति के प्रति लोगों के बदलते रुख को दर्शाती है। ऐसे में बॉबी पवार और उनका संगठन उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। फिलहाल मोर्चा गांव की सरकार यानी पंचायत चुनावों में भाग ले बस अभी फ्री ही हुआ है। अगर निकाय चुनावों की भांति पंचायत चुनावों में भी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा कुछ सफलता हासिल करता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि वो इस प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनने की तरफ अग्रसर है। लेकिन इसका ये मतलब भी कतई नहीं है कि त्रिस्तरीय पंचायत का रिजल्ट अगर पूरी तरह से उनके पक्ष में नहीं आएगा तो भाजपा कांग्रेस की मुश्किलें टल जाएंगी। बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान, मोहित डिमरी, राम कंडवाल और सुरेश सिंह समेत कई युवा ऐसे हैं जो पूरी तरह से दोनों बड़े राजनीतिक दलों के लिए सरदर्द तो बन ही गए हैं, जिसका तोड़ फिलहाल तो राजनीतिक पंडितों को सुझाई दे नहीं रहा। बॉबी पवार एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक जनहित के मुद्दों पर आंदोलन किए हैं। चाहे बेरोजगारों की आवाज बुलंद करना हो या सरकारी ढांचे में पारदर्शिता की मांग, वो खुद को ना तो परंपरागत राजनीति का हिस्सा मानते हैं और ना ही सत्ता की राजनीति के भूखे दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ बदलाव की बात करते दिखाई दे रहे हैं, फिर वो सिस्टम हो या उसके कामकाज का तरीका। सबसे बड़ी बात, स्थानीय लोगों के लिए आवाज उठाने में भी वो पीछे नहीं रहते। यही कारण है कि युवाओं, शिक्षित वर्ग और ग्राम स्तर पर उनकी और उनकी टीम की लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ी है। और अभी भले दोनों राष्ट्रीय दल उनको ऊपरी मन से इतना प्रभावी नहीं मान रहे हों, लेकिन जिस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं वो भविष्य में उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़े बदलाव का कारण जरूर बनने वाली है, जिसकी आहट भाजपा और कांग्रेस दोनों ही महसूस करने लगे हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में इस प्रदेश के जोशीले युवाओं की एक नई लहर है। वो युवा जो अपने हकों के लिए लड़ने के लिए एक मंच ढूंढ रहे थे, उनको इस मोर्चे में उम्मीद की किरण दिखाई दी है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा यानी यूएसएम ने शुरुआत भले ही एक सामाजिक मंच के तौर पर की हो, लेकिन अब वो एक राजनीतिक दल का रूप ले चुका है। निकाय चुनावों में मोर्चे के समर्थकों ने कई सीटों पर दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई और कुछ स्थानों पर तो बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती भी दी। ये इस बात का संकेत है कि लोग अब स्थानीय नेतृत्व में भरोसा जताने लगे हैं। सवाल ये उठता है कि इस मोर्चे में ऐसा क्या है जो दोनों राष्ट्रीय दलों से इसको अलग करता है।
तो दोस्तों, इस मोर्चे की सबसे बड़ी पहचान है कि ये दल धर्म की राजनीति से कोसों दूर है, जबकि दोनों राष्ट्रीय दल धर्म के नाम पर खूब राजनीति करते नजर आते हैं। हालांकि मोर्चा पर क्षेत्रीयता करने के आरोप जरूर लगते हैं, जैसे वो अक्सर उत्तराखंड के लोगों की बात तो उठाते हैं, पर साथ ही बाहरी लोगों का पूर्ण विरोध करते भी दिखाई देते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में बॉबी और उनकी टीम इससे कमजोर होगी, ये चांस कम ही है। बल्कि इस तरह की राजनीति उनको प्रदेश में और मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकती है। इस प्रदेश के मूल निवासी उनकी तरफ पहले ही झुक रहे हैं। इसके साथ ही बॉबी ने मैदानी जिलों को भी अपनाकर उनकी लड़ाई लड़कर उनका झुकाव भी अपनी तरफ करने का काम किया है। यहां यह ध्यान रखने की भी जरूरत है कि क्षेत्रीय राजनीति करने वाले कई दल आज अलग अलग राज्यों में न केवल एक सफल पार्टी बनकर उभरे हैं, बल्कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए हैं। स्वाभिमान मोर्चा भी उसी राह पर है। हालांकि पूर्व में उत्तराखंड क्रांति दल इस मामले में मात खा चुका है। ऐसे में मोर्चा के सामने यूकेडी से सीख लेते हुए उनकी गलती न दोहराए, इसका रोड मैप भी जरूर तैयार करना होगा, ताकि जो गलती उत्तराखंड क्रांति दल ने की है वो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा न कर बैठे। इस मोर्चा की एक और खासियत इसको मजबूत बनाती है, और वो है कि मोर्चा देश नहीं बल्कि पहले सिर्फ इस प्रदेश के मुद्दों पर, जैसे पलायन, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पर अपने आप को केंद्रित किए हुए है, जो एक कुशल राजनीतिक रणनीति का आभास देती है। इस पूरे मोर्चे में युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। सोशल मीडिया और ग्राउंड एक्टिविज्म के जरिए मोर्चा ने युवाओं को जोड़ने का काम किया है। ब्लॉक स्तर तक मोर्चा की इकाइयां बन चुकी हैं, जो इसे एक संगठित आंदोलन का स्वरूप देती हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में बॉबी पवार की सभाओं में भारी जनसमूह जुटा है, जो मैनेज्ड भीड़ का हिस्सा दिखाई दिया नहीं। और शायद यही वजह है कि जनता टीम बॉबी को जहां भी सुन रही है, दिल लगाकर सुन रही है, ना कि भीड़ की खानापूर्ति की तरह मूक दर्शक बन। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या तीसरा मोर्चा स्थायी विकल्प बन चुका है? उत्तराखंड में अब तक तीसरे मोर्चे की कोशिशें अस्थायी साबित हुई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो राज्य आंदोलन की अगुवाई के बावजूद राजनीति में खुद को स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन यूएसएम की रणनीति अलग है। क्षेत्रीय मुद्दों की लड़ाई लड़ने के बावजूद भी यह ना तो केवल क्षेत्रीय पहचान पर टिका है और ना ही एक नेता आधारित पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा मुद्दा आधारित और कार्यकर्ता आधारित संगठन बनने की दिशा में बढ़ रहा है। कुल मिलाकर धीरे धीरे ये जनता के सामने विकल्प बनने की उम्मीद जरूर पेश करने लगा है। अब इसकी भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियों पर भी नजर डालना जरूरी है। संभावनाएं देखें तो शहरी और ग्रामीण असंतोष को आवाज देने का अवसर इनके पास है। नई पीढ़ी की राजनीति को दिशा देने की ताकत की संभावनाएं भी हैं। साथ ही स्थानीय निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों में सीटें जीतने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन इसके लिए चुनौतियां भी उतनी ही अधिक हैं। संसाधनों की कमी और संगठन विस्तार की बाधाएं इनके सामने हैं। कांग्रेस और बीजेपी द्वारा वोट कटवा के तौर पर चित्रित करने की कोशिश इनको नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही आंतरिक अनुशासन और विचारधारा की स्पष्टता बनाए रखना भी इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। कुल मिलाकर स्वाभिमान मोर्चा बदलाव की बुनियाद बन सकता है, जिसके अगुवा बॉबी पवार हो सकते हैं, क्योंकि आज के समय में उत्तराखंड की राजनीति एक नए मोड़ पर आकर खड़ी है। जिस तरह से जनता पारंपरिक दलों से मोहभंग दिखा रही है और पंचायत स्तर पर नए चेहरों को मौका दे रही है, उससे साफ है कि राज्य एक वैकल्पिक राजनीतिक आंदोलन के लिए तैयार है। बॉबी पवार और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा इस अवसर को सही दिशा में ले जाते हैं तो आने वाले समय में ये युवा राजनीति के बैक बेंचर्स नहीं, बल्कि मुख्य धारा के निर्णायक खिलाड़ी बन सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, जिसके बिना पर हम ये तीसरे विकल्प की मजबूती की बात कह रहे हैं, और वो है आंकड़े। सबसे पहले उस आंकड़े को आपके सम्मुख रखते हैं जो इस मोर्चे की धमक बढ़ाने की ओर इशारा कर रहे हैं। निकाय चुनाव 2024-25 में तीसरी ताकत के आंकड़े ही देख लीजिए। 100 से अधिक ऐसे निकाय चुनाव सीटें थीं जहां पारंपरिक दलों को तीसरे विकल्प से कड़ी चुनौती मिली। इनमें 25 से 30% प्रत्याशी यूएसएम के समर्थन या विचारधारा से प्रभावित थे और उनके बैनर तले चुनाव लड़े, जिनमें से कई प्रत्याशी जीत कर भी आए। दूसरा,
2023 से 25 की बॉबी पवार की रैलियां और सभाओं में जन समर्थन देखे तो औसतन 4500 से अधिक की अनुमानित भीड़ बॉबी की सभाओं में देखने को मिली। यहां यह भी महत्वपूर्ण बात है कि ये रैलियां उस समय हुई जब कोई चुनाव नजदीक नहीं थे। ये दर्शाता है कि यहां समर्थन वाली चुनावी लहर नहीं बल्कि दीर्घकालिक विश्वास था। तीसरी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट इनको मिलता दिखाई देता है। इनके मुद्दों से प्रभावित फॉलोअर्स रोज बढ़ रहे हैं। मुद्दों के आधार पर जन समर्थन का सर्वे डेटा देखें जो क्षेत्रीय एनजीओज और यूएसएम का आंतरिक सर्वे बताता है कि जनता बेरोजगारी प्रतिशत 71%, पलायन 63%, स्वास्थ्य सेवाएं 54% और भ्रष्टाचार 46% लोगों के प्रमुख मुद्दे हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर स्वाभिमान मोर्चा सवाल लगातार कर रहा है, जो उनके पक्ष में माहौल भी लगातार बनाए चला जा रहा है। अब आने वाले समय में स्वाभिमान मोर्चा किन और क्षेत्रों में मजबूत अधिक हो रहा है उस पर भी नजर डालते हैं। गढ़वाल मंडल में इस मोर्चे की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। पलायन, जल संकट और युवाओं में असंतोष इसका प्रमुख कारण है। बॉबी पवार भी इसी मंडल से आते हैं और चकराता, उत्तरकाशी, टिहरी जैसी जगह पर समय रहते इनकी पकड़ मजबूत हुई है। कुमाऊं मंडल में इनकी गति फिलहाल मध्यम दिखाई देती है। यहाँ के कुछ जिलों में इनका प्रभाव थोड़ा सीमित है, लेकिन कई जगह पर अब ये गति पकड़ रहे हैं। तराई क्षेत्रों में इनका प्रभाव सबसे कम है। बहुभाषी और बाहरी जनसंख्या का दबदबा इसका प्रमुख कारण है। यहाँ भी अब इनका संगठन अपना विस्तार कर रहा है, मैदानी जिलों में युवाओं को जोड़ उनके मुद्दों को धार देकर। इसका निष्कर्ष देखें तो निकाय चुनावों में 10% से अधिक सीटों पर पारंपरिक दलों को तीसरे विकल्प से नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर यूएसएम की पकड़ नई पीढ़ी में मजबूत हो रही है। रैली और संगठनात्मक शक्ति अब वोट कटवा से आगे बढ़कर निर्णायक ताकत की तरफ बढ़ रही है। यदि 2027 तक यूएसएम 15-20 विधानसभा सीटों पर फोकस करे और उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस जैसे दलों से गठबंधन नीति अपनाए तो भले वो हाल के समय में सरकार न बना सके अपने बूते, पर यह तय है कि मोर्चा सरकार बनाने की चाबी जरूर बन सकता है, और वो भी अपनी शर्तों पर। आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनावों में जिस तरह कई जगह पर उनके प्रत्याशी जीत के दावेदारों में शामिल हैं, वो बताता है कि ये मोर्चा अब मजबूत हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के साथ प्रचार में उतनी ही भीड़ दिखाई दी है जितनी इस मोर्चे के प्रत्याशियों के साथ, यानी बड़े राजनीतिक दल टीम बॉबी के सामने कुछ ज्यादा बड़ा कर नहीं पाए। चकराता क्षेत्र की कई सीटों पर बॉबी के साथ उमड़ रहा हुजूम कहीं न कहीं उस क्षेत्र में बॉबी पवार और उनके मोर्चे की बढ़ती ताकत को दिखा रहा है। ऐसे में बॉबी पवार का वो आरोप कि उनके प्रत्याशी को हराने के लिए भाजपा कांग्रेस एक हो गए हैं, वो सवाल तो खड़े करता ही है। बाकायदा बॉबी ने उस पर एक ऑडियो अपने सोशल मीडिया के जरिए जारी किया है, जिसमें भाजपा के दायित्वधारी नेता एक वोटर से कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी उनको फोन आया है कि किसी भी हाल में बॉबी का प्रत्याशी नहीं जीतना चाहिए। हालांकि हम उस वीडियो की ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ये सच है तो फिर मानकर चलिए कि 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव इस प्रदेश की राजनीति में एक नई धुरी को खड़ा कर सकते हैं। कुल मिलाकर संभावनाएं टीम बॉबी के पास अपार हैं, जिसे अगर समय रहते सही रणनीति के तहत भुना बैठे तो यकीन मानिए बॉबी पवार आने वाले मुकद्दर के सिकंदर तो बन ही सकते हैं। बाकी आपको जो लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर लिखें। वैसे एक पहलू और भी है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का, जिसमें मोर्चा की जरा सी मामूली सी भी गलती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सर पर मुख्यमंत्री का ताज फिर से यानी 2027 में सजाने का काम कर सकती है। भले ये लाइन थोड़ी अटपटी लगे, पर अगर दूसरे पहलू वाले आंकड़े फिट बैठे तो पुष्कर सिंह धामी की जीत का सेहरा भी बॉबी पवार और उनके उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के सर ही बंधेगा। अगले पार्ट में हम पूरे आंकड़ों के साथ वो तस्वीर भी आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।